देखो, आज हम जो है प्रिज्म में अपवर्तन 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जिस पर विचार करना चाह रहे हैं। तो सभी कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। ये आपके सामने ए बी सी एक प्रिज्म दिखाया गया है। इस प्रिज्म में पी क्यू एक आपतित किरण है और यह एक अभिलंब है। तो अभिलंब या आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हमने आपतन कोण आई लिख दिया है। और साथ ही जब ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म से गुजर रही है तो सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से थोड़ी क्या हो गई है, दूर हट गई है। ठीक है, या अभिलंब की तरफ झुक गई, सॉरी थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है R1, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया है। ये फलक AB के लिए है। इसी प्रकार फलक AC के लिए हम देखते हैं तो जो QR किरण है वह आपतित किरण का काम करती है। अतः ये जो हमने लाइन खींची है यह वाली जो हमारी है अभिलंब कहलाएगी। फिर से आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो R2 कोण है यह अपवर्तन कोण होगा फलक AC के लिए। इसी प्रकार फलक AC के लिए जो हमारी किरण है RS वह निर्गत किरण कह दो या अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है वह अपवर्तन कोण है और उसे हमने E कहा है। साथ ही जो हमारी अपवर्तित आपतित किरण है उसको पीछे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को भी पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है डेल उसे हम विचलन कोण कहते हैं। अब हमें इस विचलन कोण का मान निकालना है और साथ ही R1 I और इन्हें जो है परिभाषित करना है। तो कैसे देखते हैं उसके लिए आप बने रहिएगा, हमारे साथ देखिएगा। इस चित्रभुज में जो है त्रिभुज, इस चित्र में आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज है आपका AQNR। इस AQNR चतुर्भुज में जो दो शीर्ष हैं Q और R, ये दोनों शीर्ष इस अभिलंब के कारण दोनों तरफ 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। इसी प्रकार ये जो आपका अभिलंब है इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। अतः इस चतुर्भुज के जो दो कोण हैं, एक Q शीर्ष पर है, एक R शीर्ष पर है, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो गए। तो इन दोनों की जोड़ कितनी हो गई? 90 और 90 180 डिग्री। तो अब आपका एक तो A कोण बच गया और एक N कोण बच गया। तो A और N की जोड़ भी आपकी कितनी होगी? 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। जब इन दोनों की 90-90 180 हो गई तो फिर ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, पर इन दोनों की जोड़ कितनी होगी? 180। तो अतः हम लिख रहे हैं कि आपका कोण A और कोण N, इन दोनों की जोड़ हो गई 180 डिग्री और इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। साथ ही जो हमारा एक त्रिभुज है QNR, ये Q, ये N और ये R। इस त्रिभुज में हमने ये कहा है कि इसमें जो तीन कोण आ रहे हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक N है, इन तीनों कोणों की जोड़ हमारी कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो इन तीनों की जोड़ हमने त्रिभुज नियम से 180 डिग्री लिख दी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से इन दोनों की जोड़ भी 180 डिग्री है और इन तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री है। अतः ये दोनों कोण और ये तीनों कोण की जोड़ कैसे होगी? बराबर। तो A प्लस N आपका बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस N, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। साथ ही कोण N इसमें भी है, कोण N इसमें भी, तो N से N कैंसिल हो गया। तो सीधा आपका A किसके बराबर हो गया? R1 व R2 की जोड़ के बराबर आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब जो हमारा विचलन है, विचलन कोण डेल है, इसे हम दोनों फलकों पर जो विचलन है, इस फलक का विचलन ये है और इस फलक का विचलन ये है, इन दोनों फलकों के विचलन के योग के रूप में इस मुख्य विचलन डेल को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो इसको प्रदर्शित करने का हमने एक तरीका ये अपनाया है कि I जो कोण है ये, इसका ये शीर्षाभिमुख कोण है। अतः I इन दोनों कोणों की जोड़ के बराबर होगा और E भी इसी प्रकार E का शीर्षाभिमुख कोण ये बनता है। इन दोनों कोणों की जोड़ E के बराबर होगी शीर्षाभिमुख कोण के कॉन्सेप्ट से। अतः ये पूरे दोनों की जोड़ E है। E में से R2 को निकाल दो तो ये बच जाएगा E माइनस R2। इसी प्रकार इन दोनों की जोड़ I है, I में से ये R1 निकाल दें तो ये कितना बच जाएगा? I माइनस R1। तो इन दोनों कोणों की जोड़ हमारे पास आ गई है।
अब बहिष कोण की परिभाषा से इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है, इस कोण को छोड़ करके इन दोनों कोणों की जोड़ इसके बराबर होगी, बहिष कोण के बराबर। बहिष कोण दो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि डेल जो है हमारा, यह डेल इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है बहिष कोण से। ऐसा लिख देने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट अपनाया, डेल ऐसे रह गया, समायोजित किया है आई और ई को हमने इधर ही रखा है, R1 व R2 को माइनस कॉमन लेकर के जोड़ लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, R1 व R2 की जो जोड़ है वो समीकरण 3 में दिखाई दे रखी है कि ये एंगल A के बराबर होती है, तो इसकी जगह अगले वाले में हमने जो है A लिख दिया है, तो I प्लस E माइनस A ये डेल के बराबर हो गया है। इसको संयोजित करने पर A हम इधर ले आए, तो डेल प्लस A बराबर हमारा हो गया I प्लस E। यहां तक हमारे को कोई समस्या नहीं है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल का काम है, लेकिन प्रैक्टिकल से देखने पर ये पाया गया कि जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो, अर्थात प्रैक्टिकल करते समय इस डेल को इतना कम कर दिया जाए कि जीरो से थोड़ा ही बड़ा रह जाए, उस स्थिति को हम न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। और उस स्थिति में डेल का मान जितना भी रहता है, जीरो से जितना भी बड़ा रहता है, वो कोई कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम डीएम मान रहे हैं, डी फॉर डायमेंशन, एम फॉर मिनिमम, यानी कि मिनिमम विचलन। तो उस स्थिति में डेल को हम डीएम कहेंगे, जिसका अर्थ होता है कि न्यूनतम विचलन। और डेल जब डीएम बन जाता है तो उस कंडीशन में आई और ई कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में देखने पर पाया गया कि आई और ई कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसी घटना होने पर आई और ई बराबर हो गए, तब गणितीय गणनाओं से आप पाओगे कि R1 और R2 भी कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। जब ये R1 और R2 बराबर हो जाते हैं तो ये किसी न किसी वैल्यू के बराबर होंगे, तो हमने मान लिया कि वो किसके बराबर हैं, R के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया है। उसके बाद समीकरण 3 से, तो ये रहा हमारा समीकरण 3, इसमें A R1 व R2 के बराबर दिखाया गया, तो हमने पुनः लिखा है। फिर हमने माना कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू हमने R मान ली है, इन दोनों की जगह R लिख दिया, तो ये 2 गुना R हो गया है। यहाँ से हमने निकाल लिया कि R की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो A/2, यानी A का आधा करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, R के। R हमारा विचलन कोण माना जा सकता है, या अपवर्तन कोण माना जा सकता है, परावर्तन कोण, सॉरी कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन के, लिए अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समीकरण नंबर 4 में अपवर्तन कोण निकाल लिया है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो दिखा रखा है डिब्बे के अंदर, A डेल प्लस A, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से उठा करके यहाँ लिखा, और यहाँ से हम देख सकते हैं I और E कैसे हैं, बराबर है। तो फिर यहाँ से E हटा करके उसकी जगह हमने I लिख दिया, तो I और I कितना हो गया, 2 गुना I। तो वहां से हमने प्राप्त कर लिया कि I की वैल्यू कितनी हो गई है, अब आपतन कोण की जो वैल्यू है A प्लस DM डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों जो समीकरण है 4 और 5 ये बताते हैं कि अपवर्तन कोण इतना होता है और आपतन कोण इतना होता है, दोनों एक ही फॉर्म में हम ले आएंगे। इतना कर लेने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो आगे ये कह रखा है कि यदि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह n/1 है, तो हम जानते हैं कि n/1 होता है sin I अपॉन sin R। जो R वाला पदार्थ है उसके सापेक्ष I वाले का ये क्या है, अपवर्तनांक है। यानी कि यहाँ एक पदार्थ तो देखो, I तो आपका क्या है, वायु, और R आपका क्या है, कांच। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ऐसा मान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है। तो उसमें समीकरण 4 में 5 से जो ये समीकरण 4-5 हमने लिखे हैं, यहाँ से I और R की वैल्यू, ये I की वैल्यू है और ये R की वैल्यू है, ये दोनों यहाँ I और R की जगह रख देंगे, हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ से हम कांच का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं वायु के सापेक्ष, ठीक है, ये उसका एक समीकरण है। फिर इन्होंने आगे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि यदि जो ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म बहुत अधिक पतला हो, उस स्थिति में विचलन भी बहुत कम होगा। विचलन कम होगा तो उसका डीएम भी क्या होगा, न्यूनतम विचलन भी क्या होगा, काफी कम होगा। और गणितीय गणना से हम जानते हैं कि छोटे कोणों के लिए sin थीटा बराबर थीटा हो, अर्थात sin 0 की वैल्यू 0 होती है, परंतु यहाँ पर ये थीटा 0 नहीं है, 0 के जैसा है परंतु 0 नहीं है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट में जितना ये बड़ा है उतना ही इसकी वैल्यू होती है, ऐसा एक गणित का कॉन्सेप्ट है। अर्थात थीटा जब जब छोटा होगा तब sin थीटा की वैल्यू केवल थीटा समझी जाएगी। उस कॉन्सेप्ट से हमने भी कहा कि भाई ये दोनों वैल्यू बहुत छोटी हैं, अतः इन दोनों के साइन गायब हो जाएंगे, केवल थीटा थीटा रह जाएंगे।
उस कॉन्सेप्ट से a ये 2 और ये 2 हट जाएंगे, तो a प्लस bm बटेवा कितना रह गया a। इसको सेपरेट करने पर a का भाग इसमें भी दिया तो 1 रह गया, a का भाग इसमें दिया तो bm बटेवा a हो गया। ये 1 इस तरफ गया तो n2 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, n2 1 माइनस 1। फिर ये a इधर भाग में इधर गया तो गुणा में आ गया, इधर क्या बच जाएगा bm। पैरामीटर तो पतले लेंस के लिए ये है और मोटे लेंस के लिए ये भी